नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमने मैथ की एक क्लास कर ली थी जिसमें हमने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखा था और कुछ भाजकता के नियम देखे थे, जिसमें हमने थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं पिछली क्लास को कि दो के भाजकता का नियम क्या था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह 2 से पूरी पूरी विभक्त होगी। और 3 से भाजकता का नियम क्या था कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभक्त होना ज़रूरी है, तभी वो 3 से विभक्त होगी। और 3 और 9 के भाजकता का नियम सेम है। तो 9 के भाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो, वो संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त होगी। और फिर देखा था हमने आगे 4 से भाजकता का नियम। तो क्या था हमारा 4 से विभक्त होने का नियम है कि कोई भी संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए, तो ही वो संख्या 4 से विभक्त होगी। और फिर 8 से विभक्त होने का नियम क्या था कि कोई भी संख्या जिसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंक से बनी संख्या, सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से विभक्त होने ज़रूरी है, तभी वो 8 से पूर्णतया विभक्त होगी। और हमारे 2 नियम बच गए थे जिन्हें आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला है 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम। तो क्या है हमारा 5 से विभक्त होने का नियम कि कोई भी संख्या 5 से विभक्त तभी होगी जब उसका इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो क्या हमारी डेफिनेशन? कोई भी संख्या पाँच से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो, तभी वो संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो उदाहरण देखते हैं। संख्या है हमारी 1, 5, 9, 7, 8, 6, 0। तो इसका इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। दूसरी संख्या देखते हैं। 7, 2, 4, 5, 8, 6 और 5। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5। और नियम में लिखा हुआ है कि या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो ये संख्या भी हमारी 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो बस यही देखना था हमें। और अगला नियम है अब हमारा आज का दूसरा नियम है 11 से विभक्त
होने का नियम। ग्यारह से विभक्त होने का नियम। तो क्या हमारे 11 से विभक्त होने का नियम है कि कोई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर, यानी इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभक्त होना चाहिए, वो तभी वो संख्या 11 से विभक्त होगी। तो एक एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो अथवा 11 हो, सॉरी, या तो 0 हो या फिर 11 से विभक्त हो। तभी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो जैसे संख्या लेकर देखते हैं। 1361052 ये संख्या हमारी। तो नियम क्या कहता है हमारा कि कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई से बाईं ओर, ये इकाई का अंक, तो यहाँ से बाईं तरफ इस तरफ चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तो सम स्थान कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है सम स्थान। एक तो एक ये और फिर ये, तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना हुआ, 5 1 6 और 3 9, तो कितना हो गया 9। और तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान 2 0 6 और 1, ये विषम, तो कितना हुआ इनके अंकों का योग 2 8 और 9, तो इनके अंकों का योग भी 9। सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर कितना है इनका, 9 - 9 कितना आया 0। या तो 0 हो या फिर 11 से विभक्त हो, तो हमारा 0 आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभक्त है हमारी। या तो 0 हो या 11 से विभक्त हो, तो ही वो संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी।
तो ये संख्या हमारी 11 से विभक्त है, क्योंकि यहाँ पर हमारा अंकों के योग का अंतर कितना आ रहा है, 0। एक संख्या और लेके देखते हैं। संख्या है हमारी 1 0 8 6 4 1 9 और 5। तो इसी की तरह इसे भी करना है हमें। इकाई के अंक से बाईं ओर चलना है, ये इकाई का अंक, और यहाँ से बाईं ओर चलना है। तो फिर आगे क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थानों के अंकों का योग कर लो। 9 और 4 13, 13 और 8 21, और 21 और 1 22। कितना हुआ, 22। और फिर क्या है, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 हो गया। योग का अंतर है सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। तो सम स्थानों का योग, अंकों का योग 22 माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग 12। कितना अंतर आ रहा है दोनों में, 10 का। तो ना तो ये 0 हो रहा है और ना ही ये संख्या 11 से विभक्त हो रही है। तो ये संख्या हमारी 11 से विभक्त नहीं होगी। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको। तो देखते हैं आगे। फिर एक विशेष नियम है थोड़ा, कि कोई संख्या मानो a तथा b दोनों से पूर्णतः विभक्त होती है। कोई संख्या है जो a तथा b दोनों से पूर्णतः विभक्त होती है। a और b की जगह कुछ भी हो सकता है। तथा a b सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो वह संख्या a b से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो क्या नियम है हमारा, कि कोई संख्या कोई भी संख्या है जो a तथा b दोनों से पूर्णतया विभक्त होती है। पूर्णतया विभक्त होती है तथा a और b कैसी संख्या है, a और b कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। तो वह संख्या ए बी, यानी ए और बी के मल्टीप्लाई ए बी से भी पूर्णतया विभक्त होगी। ए बी से भी पूर्णतया विभक्त होगी। तो ये हमारा थोड़ा विशेष नियम था उनसे अलग, कि कोई संख्या है जो ए और बी की जगह कोई भी अंक हो सकता है, दोनों से पूर्णतः विभक्त होती है। तथा और ए और बी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो वह संख्या ए बी से भी पूर्णतः विभक्त होगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कोई संख्या है, क्वेश्चन है कोई संख्या 4
तथा 6 दोनों से विभक्त होती है। दोनों से विभक्त होती है। तो क्या यह आवश्यक है कि वह संख्या 24 से विभक्त हो? तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगाना भी सीख जाओगे कि वो संख्या सहभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो जैसे कोई उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर हमने कोई संख्या ली 36 ली, मानो 36 ली, जो हमारी 4 से भी विभक्त होती है, 4 से भी विभक्त होती है और 6 से भी विभक्त होती है, दोनों से विभक्त होती है, परंतु ये 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। तो ये संख्या हमारी 24 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। तो क्या कह सकते हैं हम कि 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। 4 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो समझ में आया होगा अब सहभाज्य संख्या का पता कैसे लगाएंगे, और इस नियम का ये उदाहरण था। एक उदाहरण है हमारे पास कि बिना भाग दिए करो सिद्ध करो कि 217972 पूर्णतया 66 से विभक्त होती है। तो हमें बिना भाग दिए बताना है कि ये संख्या हमारी जो 66 से पूर्णतः विभक्त होगी या नहीं होगी। तो कैसे करना है हमें कि ये 66 है जिसका भाग हमें इसमें देना है, इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा 66 का 2 × 3 × 11, ये हमारा एलसीएम है। तो अब इसका में से क्या होगा 2 3 और 11, 2 3 और 11 का में से क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो एक ही कॉमन आ रहा है इनमें, और हम इस संख्या को देखते हैं कि इसमें इकाएकांक 2 आ रहा है, इकाएकांक 2 आ रहा है, तो ये 2 से तो विभक्त होगी, पक्का है कि 2 से विभक्त होगी। फिर इसके अंकों का योग करते हैं, 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 7 33, और 33 और 1 34, 34 और 2 36। तो कितना हुआ
36 अंकों का योग कितना हुआ? 36। तो ये भी 3 से पूर्णतया विभक्त होती है, तो मतलब ये संख्या भी 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 2 और 3 से देख लिया हमने, और अब 11 से देखना है हमें। तो 11 के लिए क्या करना होगा? सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, इन दोनों का अंतर होगा फिर। तो 8 और 9 17, 17 और 1 18, फिर इनका 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18। तो इनके सम और विषम अंकों के योग का अंतर कितना आ रहा है? 0। तो ये 11 से विभक्त होगी ये संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 11 से पूर्णतः विभक्त है। ये संख्या है जो हमें दी हुई है, ये 2, 3 और 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो 66 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। 2, 3 और 11 से पूर्णतः विभक्त है दी गई संख्या। तो ये संख्या हमारी 66 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये हमें बताना था कि बिना भाग दिए बताना था कि 66 से विभक्त होती है या नहीं होती। तो बस यही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो कुछ हमारी अन्य बातें हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। कुछ तथ्य हैं जिसमें हमारा पहला है कि प्रत्येक संख्या का वर्ग, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। ये सभी को पता होगा। क्या है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या ही होती है। तो ये तो सभी को पता होगा। इसमें दूसरा देखते हैं कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। एक विषम संख्या होती है। और फिर तीसरा देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं? n प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो इस सूत्र में रखेंगे संख्या को तो हमारा आंसर आ जाएगा। वहाँ पर 4 नंबर का पॉइंट देखते हैं हम। प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसे कैसे निकालेंगे? n इंटू n प्लस 1। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या किया था हमने? n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। और इसमें प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम नीचे से 2 हटा देंगे और n इंटू n प्लस 1 ही रखेंगे।
और फिर हमारा 5 पॉइंट है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, इसको निकालने के लिए क्या है, तो इसका सिर्फ n स्क्वायर, इतना ही करना है, n स्क्वायर। और फिर अगला पॉइंट हमारा, किसी संख्या का वर्ग करने पर, यानी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर कभी भी 2, 3 और 7 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता ये। तो क्या है, किसी संख्या का वर्ग करने पर, संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 में से कोई भी अंक नहीं आएगा। कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा। कदापि यानी कभी भी नहीं आएगा, ये याद रखना। और फिर हमारा 7वां पॉइंट है, श्रेणी है ए प्लस डी, a+2d, ऐसे आगे तक चलती है, में nवीं संख्या कैसे निकालते हैं। तो ये nवीं संख्या निकालने के लिए हमारा सूत्र है a + n-1 × d। और तथा n पदों का योग, n पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए है n/2 × 2a + n-1 × d। बस यही करना है हमें। जब nवीं संख्या निकालनी है श्रेणी की, तो हमें a + n-1 × d करना है। और जब हम n पदों का योग निकालना है तो n/2 × 2a + n-1 × d करना है। तो ये हमारे कुछ सूत्र थे और कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। तो उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 7 पॉइंट के थे, 8वां पॉइंट है हमारा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। वर्गों का योग, तो इसको निकालने के लिए हमें n × n+1 फिर 2 × 2n+1 / 6 ये करना होगा। और फिर 9 नंबर का पॉइंट है कि प्रथम n तक के घनों का योग, ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, n × n-1 / 2। ये सूत्र हमारा कौन सा था, n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए था ये सूत्र। और घनों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे।
फिर आगे देखते हैं, 10 नंबर का पॉइंट है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करें, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, ये निकालने के लिए हमें n अपॉन में 2 इंटू ए प्लस एल, एल है ए प्लस एल करना होगा। अब हम आगे थोड़ी ट्रिक देखते हैं गुणा करने की, कि कोई संख्या है जिसको 999, 999, 9999 आदि से गुणा करना। तो कैसे गुणा करेंगे, जब हमें कोई भी संख्या दी गई हो और उसको इनसे मल्टीप्लाई करना हो, तो कैसे करेंगे, देखते हैं कि कोई संख्या दी हुई है हमें, जैसे संख्या है 9863, ये हमारी संख्या है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो अब क्या करना होगा हमें कि जो संख्या हमें दी गई है उसके दाईं ओर से, उसके दाईं ओर ये संख्या दी गई है हमें, इसके दाईं ओर यहाँ पर उतने शून्य लगाएं, उतने जीरो लगाएंगे कि जितने 9 दिए गए हमें, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसको जो हमें संख्या दी गई थी उसमें से घटाने पर जो आंसर आएगा हमारा वही ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ कि ये है 9863 मल्टीप्लाई बाई, ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देख लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 98630 और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस, माइनस का चिन्ह माइनस में रहेगा, फिर 9863, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो हमारा नियम क्या कहता था कि जो संख्या हमें दी गई है उसके दाएं तरफ उतने जीरो लगाएंगे जितने हमें 9 दिए गए हैं। तो हमें 2 9 दिए गए थे तो हमने 2 जीरो लगा दिए, और यही हमारा इसमें दिख रहा है। और उसी संख्या को जो हमने जीरो लगाई, इस संख्या को जो हमें मूल संख्या दी गई थी उसको घटा देंगे इसमें से। तो हमने वही किया, 2 जीरो लगाए पहले, तो फिर मूल संख्या को इसमें से घटा दिया। तो कितना आएगा हमारा, घटाएंगे तब 97647, यही हमारा आंसर होगा। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो इसे, यही आएगा मल्टीप्लाई करने पर भी। तो नियम क्या था हमारा, नियम देख लेते हैं पहले। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जो संख्या दी गई है हमें, दी गई संख्या के दाईं ओर उतने शून्य लगाएं जितने 9 हो, जितने 9 हो।
तो हमने उतने ही ज़ीरो लगाए जितने 9 थे हमारे पास। 2 9 थे तो हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में से दी गई संख्या घटाने पर हमने 2 ज़ीरो लगाए तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई। इसमें से जो हमें संख्या दी गई थी उसको घटाने पर अभीष्ट गुणनफल प्राप्त होगा। अभीष्ट यानी वही गुणनफल या सेम है, मतलब जो हमें इन्हें मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वो ही आंसर हमें इससे मिलेगा। तो आई होप समझ में आया होगा, ये आसान सा ट्रिक थी। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी ट्रिक पर। उदाहरण हमारा 6 5 8 7 3 मल्टीप्लाई बाई 9,999। इसको मल्टीप्लाई इससे करना है। तो क्या था हमारा, दाईं तरफ उतने शून्य लगाने हैं जितने 9 हो। तो कितने 9 है हमारे, 1 2 3 4। तो ऐसे कर लो 6 5 8 7 3 4 9 है मल्टीप्लाई बाई 10,000 से कितना कम है 1। तो 1 हो गए 10,000 हमारे माइनस 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कितना आएगा 6 5 8 7 3 और 4 0। 4 9 थे 4 0 लगा दिए माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा हमारा 6 5 8 7 3 यही आ जाएगी। तो इसमें से इसको उठाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो और वही हमारा आंसर होगा। तो 6 5 8 6 6 4 1 2 7 यही हमारा आंसर होगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसको। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। कोई भी यदि डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।